हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं हाजिर हूं आपके सामने 50 क्वेश्चंस लेके, जो कि सीजीएल 19 में पूछे गए हैं। मैथ्स के सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व कर दे, जिसमें 18, 19, 20 के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे मिस ना हो। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीजीएल 2020 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है। और आज की क्लास में हम लोग 3 मार्च को जो शिफ्ट 3 थी, 3 मार्च को जो शिफ्ट 3 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे, और 4 मार्च की शिफ्ट में जो शिफ्ट 1 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन आए थे, वो 25 मतलब 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 मार्च की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एक सेशन, जो कि प्रैक्टिस सेशन 7 था, और उससे पहले 6 सेशन सीपीओ 2020 के हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो सारे सेशन से आप लोग ज़रूर गो थ्रू हों, और अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट दिख भी जाएगी। और वीडियो मैं आपके लिए डेली 7 बजे या 7:30 बजे ले आता हूँ, ठीक है। 7, 7:30 बजे आप एक बार चैनल खोल के ज़रूर देखा करें, ताकि आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाए। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलने वाला है। लास्ट मोमेंट पे आप सभी को पता है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज, जो आज तक हम सब ने पढ़ा है। इससे पहले हम लोग चैप्टर्स भी कुछ कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। तो आप लोग जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है, एक बार आप लोग कंटेंट से ज़रूर गो थ्रू हो। एक बार कंटेंट से आप लोग गो थ्रू हो जाएंगे तो आप लोग खुद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगने वाला है, जिसमें आपको 100% कंटेंट दिया गया है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे किए हैं, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था सीजीएल 2019 में ही। और बात कर लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हमारे सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगे। और चैनल की जो प्लेलिस्ट बनाई है हर चैप्टर की, तो हर चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। वीडियो को अपलोड करते साथ ही लिंक भी डाल देता हूँ, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वैकेंसी, रिजल्ट और जो भी अन्य तरह की इन्फॉर्मेशन आती है कमीशन की तरफ से, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल देता हूँ। जैसे कमीशन की तरफ से मिलती है वैसे ही डाल देता हूँ। फेसबुक पे आप लोग पीडीएफ फॉर्म में नहीं डाल सकते, तो मैं यहाँ पे लिंक जनरेट कर देता हूँ, ताकि आप लोग सीधा कमीशन की वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकें। और यहाँ पे भी मैं हर जो भी चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देता हूँ, और जो अन्य ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो फ्री प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए चल रहा है, जिसमें हम लोग सीजीएल 2020 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आप उसका लाभ उठा सकें। फ्री मैथमेटिक्स कोर्स, जिसमें मैं एसएससी, सीजीएल को मेनली ओरिएंटेड करता हूँ, मतलब मेनली फोकस इस पे करते हैं। सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ाम्स की भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी मैथ्स की, अगर एक बार आप कंटेंट से गो थ्रू हो जाएंगे। किसी को कोई इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकता है। और कांस्टेबल जीडी 2021 की जो तैयारी कर रहा है, बेसिक की हमारी सारी वीडियोस देख ले, तो आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और आपके टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे आप नंबर सेव करा लीजिए, ताकि कोई आपको डाउट आए, इंक्वायरी आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्री का टाइम चल रहा है, 1 महीना भी कहाँ, 25 दिन आपके पास रह गए हैं मेनली, तो आप कोई भी डाउट हो मुझसे आधी रात को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैं स्टोरी में डालूँ लिंक, वो भी आप देख सकें, तो इसलिए आप अपना नंबर वगैरह सेव करा लीजिए मेरे पास, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में आपको डीआई दी हुई है। क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज़ इन अ स्कूल एज फॉलोज। साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, ये सारे आपको दिए हुए हैं। वोकेशनल के, बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपने देखा क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स इज, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तभी आप लोग साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपने देखा साइंस में टोटल कितने बच्चे हैं, आपने देखा साइंस में टोटल है 53 बच्चे, और आर्ट्स में कितने हैं, आपने देखा आर्ट्स में है 72, इसमें है 85 कॉमर्स में, और वोकेशनल में कितने हैं 40। तो अगर आप इन लोगों का मतलब इन जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं इनका सबका जोड़ लगाने लगे तभी आपको पता लगेगा क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, किसमें, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल, सबको मिला के मतलब पूरे स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे पूरे स्कूल के, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 53 में 72 जोड़ा तो 125 आया, 125 में 85 जोड़ा 210, 250 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, जिसमें से आपको देखना है साइंस एंड वोकेशनल के कितने बच्चे हैं। 53 और 40 93 इंटू 100%, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा इसका परसेंटेज। ये गया 25 4 और ये 10 पे गया, 93 इंटू 4 कितना हो जाएगा 372, तो 37.2% आपका परसेंटेज आ जाएगा साइंस एंड वोकेशनल के बच्चों का। क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 25 दिन में खत्म करता है। मतलब आपको टोटल टाइम दे दिया, आप टोटल वर्क निकाल ले और वन डे वर्क निकाल ले। आपने देखा दे बिगिन टुगेदर, मतलब साथ में काम करना शुरू करते हैं, बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। आपने देखा पहली बात तो एक दिन में काम कर लेते हैं 9, 5 दिन में कितना कर लेंगे 45, मतलब 5 दिन में 45 काम किया। उसके बाद कौन चला गया, उसके बाद बी चला गया। अब रिमेनिंग वर्क को खत्म किसने करना है, ए ने। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 55 काम को कितने टाइम में कर लेगा। आपने देखा रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल वर्क बाय वन डे वर्क आपके पास क्या आ जाएगा टोटल टाइम। तो आपने देखा यहाँ से क्या कि जो टोटल वर्क ए के लिए बचा है और एक दिन में ए 5 काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एज पर डाटा इन द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 20। तो आपने देखा कि 20 से 25 मतलब ये तो 15 से 20 मतलब 15 से 20 मतलब लेस देन 20 तो यहाँ तक है। तो 20 से ज़्यादा मतलब ये सारों को कंसीडर किया गया है। इनका परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट बताना है, मतलब ये जो बच्चे हैं इनका परसेंटेज बताना है। तो आपने देखा पहली बात तो कि 6 और 3 9 और 19 28, 28 में अगर मैं 14 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा। आपने देखा 14 जोड़ूंगा तो 42 हो जाएगा। बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 13 और 15 28 और 18 46, 46 और 12 कितना हो गया 58, 58 में 42 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा इनटू 100 तो आपका कितना आ गया 42% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला 2 sin थीटा माइनस 8 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 आपको दिया है। उसके बाद बोला है आपको क्या कि थीटा जो है ना, आपको बोला क्या है, आपको बोला थीटा जो है वो 90 से 0 के बीच में है, मतलब ना तो 0 है और ना 90 है। तो आपने देखा कितनी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं 30 45 60। तो आपने देखा पहली बात तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं चेक कर सकते, आप 60 डिग्री नहीं यहाँ पे चेक कर सकते। क्यों, अगर आप 60 डिग्री डालोगे तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा और यहाँ से फिर 1/4 तो √3 को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप 60 डिग्री नहीं डाल सकते, 45 डिग्री चेक कर लो, यहाँ पे बनेगा 1/√2 और यहाँ पे क्या बनेगा फिर आपका 1/2। तो यहाँ से भी √2 बन जाएगा जिसको आगे सॉल्व करना मुश्किल है, मतलब 45 डिग्री भी नहीं लगेगा। अब आप 30 डिग्री डाल के देखें, 30 डिग्री डालेंगे यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 cos 30 क्या होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 3/4 प्लस 5 इक्वल टू 0 लाना है हमको। तो यहाँ से कितना आ गया 1 और यहाँ से कितना आ गया 6, 1 और 5 6 माइनस 6 कितना होगा 0। मतलब हमारी बात सही है, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री। अब आप लोग इसमें पुट कर दें। आपने देखा tan 2 थीटा मतलब tan 2 थीटा मतलब थीटा तो है 30 तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही कोसेक 60 डिग्री। अब आपको पता है कोसेक 60 डिग्री होता क्या है 2/√3 और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। तो आपने जब इसको सॉल्व कर दिया तो आपका एट लास्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5/√3। तो आप इसको लिख सकते हैं √3 से √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो आप देखेंगे इसको मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से आपने √3 को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 5√3/3। क्वेश्चन में बोला है देखो बहुत आसान है, tan 30 की वैल्यू डाल दो
tan 60 की वैल्यू डाल दो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, √3/2 होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा ऊपर लिखा है क्या 1 + 3 √3 और नीचे कितना √3 और 2, तो आप 2 को ऊपर ले जाओ और फिर आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 4 8 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला देखो आपने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है। ओहो ये थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये प्लस ना यहाँ पे है, ये वाला जो प्लस है ना ये सारे प्लस यहाँ पे है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ये x³ - y³ फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर मैं x की वैल्यू 3a मानूं और y की वैल्यू में √2b मानूं तो यहाँ पे x³ - y³ लिखा है। अब आपको पता है क्या चीज़ x³ - y³ होता क्या है, x - y x² + y² + xy। फिर आपने देखा x - y तो सब में है, अब x² + y² + xy होना चाहिए। आप अगर x² + y² मतलब यहाँ पे अंदर दोनों जगह प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस दे दिया ऑप्शन गलत, यहाँ पे माइनस दे दिया ऑप्शन गलत। अब ये दो ऑप्शन हैं जिस पे हम बात करेंगे। आपने देखा कि x² और y² तो कॉमन दे दिया, बात रह किस पे गई, xy पे। तो xy का जब आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है 3√2ab और यहाँ पे आया हुआ है 6√2ab, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो फाइनल आंसर है कौन सा आपका, ये वाला। क्वेश्चन में बोला है क्या -5/2 प्लस 3/2 को डिवाइड करना है सबसे पहले तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है 3/12 और फिर 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या लिखा हुआ है 3/24 -5/2 प्लस 3/24। तो नीचे 24 एलसीएम लिया तो रुको 3/24 तो हम इसको 1/8 भी तो कर सकते हैं, हाँ 1/8। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एलसीएम कितना आ गया 8। अब -20 + 1 मतलब -19/8 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है AP और BP जो है वो टेंजेंट है सर्कल पे जिसका सेंटर O है। एंगल APB आपको दिया है, कितना दिया है 62 डिग्री। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या, कि अगर ये एंगल थीटा है और आपको पता है जो टेंजेंट होता है वो सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री। अब टोटल क्वाड्रिलेटरल जो बन गया OAPB उसके एंगल का जोड़ कितना होगा 360, जिसमें से 90 के तो ये दोनों हो गए। तो आपको पता है कितने का रह गया, मतलब इन दोनों एंगल का जोड़ जो एंगल AOB है और एंगल APB है, इन एंगल का जोड़ कितना रह गया आपके पास 180 डिग्री। तो आपने देखा कि अगर ये थीटा है, एंगल APB अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 - थीटा। और अब अगर देखेंगे कि AB एक कॉर्ड अगर मैं ड्रॉ करूं तो जो AB कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो 2 गुना एंगल होगा जो वो सरकमफ्रेंस पे बनाएगी। मतलब अगर मैं एंगल AQB की बात करूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री - θ/2। क्यों, क्योंकि आपको पता है कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे बनाती है वो 2 गुना बनाती है किस एंगल के, वही कॉर्ड जब सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है। सबने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। आपने देखा कि थीटा 62 है, आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है 90 - θ/2। तो 62 का आधा जब आप करोगे तो आप देखोगे 31 मतलब यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 59 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198। तो आपने देखा कि यार डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस है इनके बीच में 18%। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है 198। आपने क्या किया, टोटल नंबर जो है 100% मान लिया। अब 100% टोटल नंबर माना तो 62% इसका कितना हो जाएगा 62 और 80% कितना हो जाएगा 80%। तो दोनों का डिफरेंस कितना 18%। 18% की आपको वैल्यू दे दी, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपको बोला है क्या कि अब डिफरेंस बताइए 92% और 56% का, मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ गया 36%। 1% की वैल्यू की बजाय आप सीधा 36% की वैल्यू निकालो। क्यों, क्योंकि आपको पता है 18 का 2 गुना होता है 36, तो इसका 2 गुना निकाल लो। यहाँ से आ गया 6, 396 इज योर करेक्ट आंसर, ये 36%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो करना शुरू करते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले 36 डिवाइड बाय 42 इंटू 6 7, ठीक, फिर प्लस और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 हो जाएगा तो 24 इंटू 1/3 कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और उसके बाद आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइड बाय -4, तो ये कितना हो जाएगा -3/4।
ठीक है, हाँ। और उसके बाद माइनस, फिर आप देखेंगे 6 10 डिवाइड बाई 8, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे है कि 21 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, मतलब 21/21, नीचे तो एक ही आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 6 6 जा 36 और 7 6 जा 42, ये तो गया, एक आ गया। 1 + 8 कितना, 9। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 8 बनाऊँ तो यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा, 6। तो ये कितना हो गया, -16/8, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, -2। 9 - 2/1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर 9 4, आप स्टार को x मान लें, 2 3 5 7। अगर नंबर को डिविजिबल होना है किससे, 11 से। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसका जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ इवन डिजिट या फिर सम ऑफ ऑड माइनस इवन भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट। आप लोग ऑड माइनस इवन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 9 + x + 3 + 4, आपने देखा 9 3 12 हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 + x आ गया यहाँ से। फिर आप इवन वालों पे चले जाओ, 4 और 2 6 और 5 11, डिफरेंस इक्वल टू 0 मान लो। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर आप इसको 0 मानते हो तो आप देखोगे कि x की वैल्यू जो आपके पास आएगी ना वो -5 आएगी। तो 0 मत मानो, आप 11 पे ट्राई करो। आपने देखा 5 + x = 11 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा। 16 + x, 9 और 4 4 2 4 2 6 5 11 और 4 2 6 5 11 और 9 और स्टार 3 7। ओहो 7 है यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, माई एलोपॉजी। देखो यहाँ पे ना 7 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से 4 लिख दिया था। तो आपने देखा, आप जोड़ के देखो, 9 और 3 12 और 7 कितना हो गया, 9 और 3 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 हो गया, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर -8 आ गया, आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर आप यहीं से कर सकते हैं क्या कि x अगर -8 आया है तो आप 11 पे चेक कर लें, 11 - 8 कितना हो जाएगा, 3, जो कि यहाँ से भी यही आएगा कि 11 - 8 कितना हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में दिया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट 5% पर एनम इज इतना। द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सेम सम है, सेम पीरियड है, सेम रेट पे। आपने पहली बात तो देखा कि एसआई की जब बात होती है तो आपका इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेट मतलब 3 साल का रेट। तो 3 साल का रेट आपका हो कितना जाएगा, आपने देखा 3 साल का अगर मैं रेट देखूं तो 1 साल का 5%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है 1200 रुपये। अभी आप क्या करें, सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप प्रिंसिपल कुछ मत निकालें, आप सीआई का इफेक्टिव रेट देखें जो कि 3 साल का कितना आएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्या कि आप इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो इफेक्टिव रेट निकालना जब आपको 5% का, तो इसका पहली बात तो एक फॉर्मूला होता है क्या, x + y + z, ठीक है, xy + yz + zx। मतलब जब आपको 3 बार इंक्रीमेंट करना होता है किसी चीज़ में, जब आपको 3 बार इंक्रीमेंट करना होता है किसी चीज़ में, तो उसका इफेक्टिव जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, x + y + z, xy + yz + zx by 100 और xyz by 10,000। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे क्या, पहली बात तो याद भी रख लेना कि 5% का ना अगर 3 साल का आप इफेक्टिव रेट देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो ये मेरे हिसाब से इतना कुछ आता है, 15.7625%। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से। आपने देखा 5 5 5 तीनों बार 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, आपने देखा हर साल जो है ना 5% का ब्याज दर है, तो 15% तो यहाँ से आ गया। फिर पंजो 25 और ऐसा 3 बार हो रहा है, तो 75.75
और पंजो पंजो 25 और 125.0125 आ गया यहाँ पे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो 15.7625 लिखा हुआ है। तो इफेक्टिव रेट जो 5% का 3 साल का आ गया CI का, वो कितना आया 15.7625%। तो आप सॉल्व कर लें। आपने देखा कि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 120 बटे, तो आपकी 80 वैल्यू आ जाएगी 120 बटे 15, तो आपने देखा 8 और 80 आ जाएगा। तो आप 15.7625 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 15.7625 इंटू जब 80 करेंगे आप, तो 1261 आपका आंसर आ जाएगा। दिस वन इज़ द बेस्ट तरीका, ठीक है। नहीं तो कोई और तरीका अगर कोई चाहे तो आप लोग देखें क्या कि 15% ब्याज दर है 3 साल की। मतलब अगर आप देखें क्या कि आप देखें कि यार 5% ब्याज दर है, ठीक है, और 3 साल का ब्याज कितना है 1200, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ से आप जब 5% से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है आपके पास वैल्यू किस चीज़ की आने वाली है, आपको पता है प्रिंसिपल की वैल्यू आने वाली है। अब प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है। आपको अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आपने देखा कि 5% होता कितना है 1/20। तो आप क्या करें, आपने देखा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो CI के हिसाब से आपने देखा कि 20 प्रिंसिपल है, 1 इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो गया 21। ऐसा 3 साल हुआ तो 3 बार मल्टीप्लाई। अब आपको पता है यहाँ पे तो आ गया 8000 और यहाँ पे आ गया 21 का क्यूब कितना 9261। आपने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट कराऊंगा तो बहुत एलेबोरेटली ये सारी चीज़ बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें क्या कि जब आपको 3 साल का ब्यौरा देना हो किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपका फ्रैक्शन आए तो न्यूमरेटर में माने इंटरेस्ट है, डिनोमिनेटर में माने प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल एक साइड, फिर आगे अमाउंट लिख दिया आपने। अमाउंट कैसे बनेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ऐसा 3 साल हुआ है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपने देखा 8000 की वैल्यू कितनी आएगी 8000, क्योंकि प्रिंसिपल आपने कितना निकाला 8000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 8000 की 8000, एक की एक, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1261 रुपये, ठीक है। 2 तरीके बता दिए, बहुत है। हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम, ठीक है। आपने देखा जो अदर इनकम है ना, पहली बात तो सैलरी ये है और अदर इनकम जो है वो ये तीनों है। तो आप अगर देखें और टोटल इनकम यहाँ पे आपको ये दे रखी है, आपको पूछा है क्या कि कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो 4 टाइम्स से ज़्यादा है, मतलब अदर इनकम के 4 गुना से ज़्यादा है। पहले तो आप ये देखें क्या कि 66,000 माइनस 52,000 कितना हो जाएगा 14,000। इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी 14,000 आएगा। मतलब इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तब भी 14,000 आएगा। या फिर आप 66 और 52 का डिफरेंस ले लो। आपने क्या देखा 14,000 का 4 गुना कितना हो गया 56,000। सैलरी कम है, आपसे पूछिए ज़्यादा, मतलब ए तो गलत हो गया। अब बी में आपने देखा कि सैलरी कितनी हो गई, सैलरी हो गई 6,000, 10,500। 10,500 का जब आप 4 गुना करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 2,000 और 42,000, और सैलरी है 48,500। मतलब ये है जिसकी सैलरी 4 गुना अदर इनकम से ज़्यादा है। फिर आप यहाँ से देख लो 52,000 और 42,000, डिफरेंस कितना 10,000। 10,000 का 4 गुना कितना 40,000, 42,000 है, यहाँ पे ज़्यादा है। फिर आपने देखा क्या कि 9,000 का 4 गुना कितना हो गया 36,000, 31,000 कम है। फिर आपने देखा इनका डिफरेंस तो नहीं पता चलेगा, तो आप लोग मतलब डिफरेंस पता तो चलेगा पर आसानी से नहीं पता चलेगा। तो 67 आ गया आपका। अब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना जो होगा वो 26,800। सैलरी है 25,000 नहीं है। तो बी और सी 2 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है अदर इनकम से 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला पर्सन मार्क्स हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखिए सीपीओ में भी ये क्वेश्चन भर के आया, सीजीएल में भी आपसे पूछा। इसको एक और तरीके से बताता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि जो आपका कॉस्ट प्राइस था ना उस पर पहले कुछ % इंक्रीमेंट हुआ, फिर बाद में जो वैल्यू बनी उसमें कुछ
परसेंट डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट माने डिस्काउंट गया, और पहले क्या किया, मार्क किया ऊपर कि वो उसको 40% प्रॉफिट देते, तो मतलब 40% वैल्यू ज़्यादा कर दी। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं क्या, कि जो प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो मार्क परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्क इनटू डिस्काउंट बाय 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले मार्क कर दिया ऊपर तो पॉजिटिव, मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि ये चीज़ हुई है आपके साथ, बस लैंग्वेज चेंज है क्या, कि वाई की जगह डी हुआ है, एक्स की जगह मार्क प्राइस हुआ है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर ले। 40 मतलब आप 100 ऐड करते, फिर 140 आप मार्क प्राइस बनाते, फिर उस पर डिस्काउंट देते। तो इतना सब करने की बजाय आप इतने से भी कर सकते थे। अलग अलग तरीके हैं। क्वेश्चन बोला 2 नंबर इस रेशो में, पहला नंबर 20 है तो दूसरा लो जी लो। अब CGL का पेपर और ये चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं, बताइए। क्वेश्चन में दिया है अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन 63,000 की विद अ प्रॉफिट ऑफ इतना। आपने देखा पहली बात तो सेलिंग प्राइस एक स्विंग मशीन का कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्विंग मशीन कितना है, आपने देखा 63,000 बाई 6। और अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस की बात करूं 1 स्विंग मशीन, तो आप कहेंगे कि 63,000 बाई 6, और सेलिंग प्राइस के पैरों में आ जाता है प्रॉफिट परसेंटेज जुड़ के, मतलब यहाँ पे इतना हो जाएगा। एक सेकेंड, तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया 105। अब क्या बोला है, अब बोला है कि 8 मशीन्स बेचनी है और प्रॉफिट कितना होना चाहिए 115, मतलब 15% प्रॉफिट होना चाहिए। तो वैल्यू कितनी हो गई 115। अब आप क्या देखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्विंग मशीन, न्यू सेलिंग प्राइस, जो कि कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस तो इतना हो गया 1 स्विंग मशीन का, और फिर सेलिंग प्राइस कितना आएगा कि 15% प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 फॉर्मूला होता है। और कितनी स्विंग मशीन होनी चाहिए, 8, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। आपने देखा पहली बात तो 100 से हो गया, ये 23 और ये 21 दिया 63, ये गया 2 पे और ये गया 4 पे, तो 83 दूनी 46, मतलब 23 दूनी 46 और 92,000 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं, आप सिस्टमेटिक वे से चलना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन दिया इन ट्रायंगल ये और ये दे दिया, और ये बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन, और वो भी इतना बच्चों वाला। देखो ट्रायंगल ABC है, बोला है आपको क्या कि AB इक्वल टू AC, मतलब इन दोनों के सामने जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, थीटा, और BAC एंगल जो है 40 दे दिया। अब आपको पता है सारी एंगल का जोड़ ट्रायंगल के कितना होता है 180, मतलब 2 थीटा प्लस 40 इक्वल टू 180। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। एंगल B जो होगा वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है क्या कि कॉट R बताइए। पहली बात तो ये 17 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 15, बेस 15, परपेंडिकुलर अगर 8 है, हाइपोटेन्यूज अगर 17 है, तो बेस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कॉट R पूछा है। कॉट R के लिए आपको क्या चाहिए, B बाई P। कॉट जो होता है वो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 15 बाई 8 इज योर करेक्ट वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर AB जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल BAC, मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब आपको पता है जो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि AB बाई BC, सॉरी एक सेकेंड, एंगल बाइसेक्टर की जो थ्योरम होती है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है। ये क्वेश्चन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे अगर बार बाइसेक्ट हुआ होता, जो एक्सटर्नल एंगल होता, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे चली जाती। अभी इंटरनल एंगल जो है बाइसेक्ट हुआ, तो इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है क्या कहती है कि AB बाई AC जो आपका होगा वो BP बाई PC होगा। तो आपने देखा AB कितना दिया 4, ये 6 दिया, BP आपको दिया है, PC आपसे पूछा है, तो PC की जो वैल्यू होगी 18 बाई 4, 9/2 कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको कई बार बताया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बहुत क्वेश्चन किया है। इसके क्वेश्चन बोला 2 रेसेस हैं जो कि इतने की स्पीड पे लड़ी जा रही हैं। तो आपने देखा 2 स्पीड आ गई आपके पास, एक ये। अब आपको पता है जब भी आपके पास 2 स्पीड हो
तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे, एलसीएम लेके। आप लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। तो 600/100, 6 आ गया, 600/120 5 आ गया। अब ये जो चीज़ आई है ये मिनट में आई है, आप सभी को पता है ये जो चीज़ आई है मिनट में आई है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो थी वो मिनट थी, और ये जो डिस्टेंस आया है ये आपका मीटर में आया। क्यों? क्योंकि यूनिट जो थी स्पीड की वो मीटर पर मिनट थी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि टाइम जो है मिनट में आएगा और डिस्टेंस जो है वो मीटर में आएगा, क्योंकि यूनिट जो है स्पीड की क्या है, मीटर पर मिनट। अब आपको पता है आपके हिसाब से ये जो डाटा बनाया है ये आपके हिसाब से है, आपके हिसाब से जो सेकंड पेसर है उसको कितना टाइम कम लगा फर्स्ट पेसर से, 1 मिनट। क्वेश्चन में दिया है कि सेकंड पेसर को 10 मिनट कम लगते हैं किससे, फर्स्ट पेसर से। तो मतलब क्वेश्चन की वैल्यू अपनी वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे, अपनी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, और आपसे पूछा गया 600 की वैल्यू, मतलब आपसे पूछा गया था डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग इज द रेस, मतलब डिस्टेंस बताइए रेस की। तो आपने देखा 600 × 10 मतलब 6000 मीटर, जिसको आप लोग 6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है सर्कल है, रेडियस है 5, लो जी सर्कल है, ठीक है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और कॉर्ड है एक जो कि 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये कॉर्ड है, और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है सेंटर से। तो आप क्या करें, कॉर्ड को सेंटर से जोड़ें। अब आपको पता है कि कॉर्ड को जब आप सेंटर से जोड़ेंगे तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर बनाएगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो सेंटर और कॉर्ड का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगा। तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी। और रेडियस जो है आपको कितनी दे रखी है, 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3, ये 5, तो सबको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये 4 तो ये भी 4, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है क्या फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट वर इन द एज ग्रुप 40 से 60। देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके। आपने क्या देखा कि ये जो है ना ये कितने हैं, ये लेस देन 40 हैं। आपसे पूछा है कि 40 से लेके 60 तक के एज ग्रुप के बंदे बताइए, मतलब पेशेंट बताइए कितने हैं। आपने देखा कि लेस देन 10 कितने हैं, लेस देन 10 कितने हैं, 11 पेशेंट। अब लेस देन 20 कितने हैं, 15। 15 में से 11 पेशेंट तो वो हैं जो लेस देन 10 है, और 4 पेशेंट वो हैं जो 10 से 20 के बीच में, मतलब जिनकी एज जो है 10 से 20 के बीच में है। अब आपको 40 से 50 के बीच में जितने बंदे हैं उसके लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। आपने देखा कि 50 से नीचे जो है वो कितने हैं, 35, जिसमें से 29 बंदे तो वो हैं जो 40 से नीचे हैं, मतलब 6 बंदे ऐसे हैं जो 40 से 50 के ग्रुप में हैं। और फिर 50 से 60 के ग्रुप में कितने हैं, 45 माइनस 35 कितना, 10। तो 6 और 10 जो है जोड़ के हमको पता चल गया 40 से 50 ग्रुप में कितने हैं, 6 बच्चे हैं। 50 से 60 में कितने हैं, 10 स्टूडेंट नहीं पेशेंट, सॉरी बच्चे नहीं है, पेशेंट है, मतलब मरीज हैं। तो आपने देखा कि 6 और 10 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितने पेशेंट आ जाएंगे, टोटल 16। क्वेश्चन बोला एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज m इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है और एवरेज बताना है 10 नंबर्स का। देखिए पहली बात तो सबको पता होगा क्या कि चाहे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, अगर आपको मान लीजिए 5 नंबर दे दिए ABCDE और आपको बोल दिया चाहे कॉन्जिक्यूटिव, चाहे इवन कॉन्जिक्यूटिव, चाहे ऑड कॉन्जिक्यूटिव, आपको बोल दिया इसका एवरेज बताइए, तो आप सबको पता है कि एवरेज जो हो जाता है इवन, ये जो ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, मतलब ऑड नंबर है ना, 1 2 3 4 5, 5 मैंने ऑड नंबर, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए या ऑड नंबर ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए या ऑड नंबर ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए, तो आप क्या बोलेंगे कि एवरेज जो होता है वो मिडल नंबर होता है। और अगर इवन नंबर होते ABCDEF मतलब 6 नंबर होते तो एवरेज क्या होता, एवरेज हो जाता तब कितना, C + D/2। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। आपको एक चीज़ पता चली क्या कि 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि मिडल नंबर जो है, मतलब तीसरा नंबर जो है वो m है। तो आपको पता चला कि तीसरा नंबर जो है वो m है। तो आपको अब बताना है क्या कि 10 नंबर्स
10 नंबर्स का एवरेज बताना है। तो 10 नंबर का एवरेज पता होने के लिए आपको चौथा, पांचवा, छठा 3 नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको 10 नंबर का एवरेज बताना है, 10 नंबर का अगर आपको एवरेज बताना है, ठीक है, तो आपको जो 5th और 6th नंबर का जो एवरेज होगा वो बताना है। तो आपको पता चल गया क्या कि अगर ये m है तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा m+2, क्योंकि इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर खाली कॉन्जिक्यूटिव होते तो m+1 हो जाता, अगर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तब भी m+2 होता। क्यों? क्योंकि गैप कितना होता है ऑड कॉन्जिक्यूटिव में? 2 का। इवन कॉन्जिक्यूटिव में गैप कितना होता है? 2 का। और वैसे अगर नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव है तो गैप कितने का होता है? 1 का। तो m+4 m+6। अब इन दोनों का आपको एवरेज पूछा है। 2m + 6 और 4 10/2। तो आपने देखा m+5 जो है वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। क्वेश्चन में बोला कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए हेमिस्फीयर का जिसका रेडियस है इतना। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। बताओ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आसान शिफ्ट आई होगी। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और फिर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, आपने देखा ये लिखा हुआ है x² - y² मतलब x + y और x - y। तो आपने देखा कि x + y अगर मैं करूं तो 2a आता है। 2a तो सभी में है, 4a कहीं भी नहीं है। और अगर मैं x - y करूं तो a तो आएगा ही नहीं, क्योंकि a तो कट ही जाएगा a से। तो c जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, c जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, ना 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 नहीं होगा, रुको, लेट मी चेक, कुछ लोचा हुआ है। देखो कर लेते हैं सॉल्व। आपने देखा पहले तो आपके पास क्या बचेगा कि माइनस का b, अगर मैं x² - y² में पहले देखूं x + y देखूं तो a + b - b -c + c + d, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं x - y देखूं तो a से a गया, 2b - 2c + 2d। अच्छा ठीक है, तो 4a b - c + d आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये वाले में कंफ्यूज मत हो जाना कि b - c + d है और आपने -d + c बिना देखे लगा दिया, क्योंकि आपने देखा कि माइनस और प्लस तो इस वाले में तो प्लस माइनस है। तो ये चीज़ों की गलती से ज़रा बचे आप लोग। ठीक है, अब 4 मार्च शिफ्ट 1 जो कि अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना, मतलब सम दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, और आपको पता है फॉर इतने साल। आपने देखा कि 2 साल तो पूरे हैं, तो 2 साल पूरे हैं तो 8% पर एनम है। तो आपने देखा पहले साल, दूसरे साल जो है आपका 8% और 8% रहेगा। तीसरा साल पूरा नहीं है, वो कितना है 5/8। तो रेट जो है वो पर एनम के हिसाब से है, तो 5/8 साल का 8% कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है कितना हो जाएगा, 5%। अब आपको पता है कि 8% जो होता है वो कितना होता है, 2/25। अगर मैं इसको खोलूँ 8/100 करूँ तो 2/25, यहाँ से भी 2/25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशो देखता हूँ तो आपने देखा यहाँ से 25/27, 25/27, और तीसरे साल का क्या है, पूरा साल तो है ही नहीं, 5/8 साल है। तो आपने देखा 20 प्रिंसिपल, 1 इंटरेस्ट जोड़ा तो अमाउंट कितना हो गया, 21 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 25/25 का 625 हो जाएगा, 625 दूनी 1250, तो यहाँ से आ गया कितना 12,500। और 27 × 27 अगर आप देखें तो ये होता है कुछ 729 होगा। ठीक है, और 729 को आपको फिर करना पड़ेगा किससे, 729 को आपको करना पड़ेगा फिर 21 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15,309। ठीक है, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि प्रिंसिपल की वैल्यू इतनी आ गई, अमाउंट की इतनी आ गई, तो इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो कितना आ जाएगा 2809। ये क्या आएगा, आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे पूछा गया कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है। चलो 12,500 की वैल्यू आपको दी हुई है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी 12,000 / 12,500।
और आपको निकालनी कितने की वैल्यू है, आपको सी आई की वैल्यू बतानी है, मतलब 2809 की वैल्यू बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, 2809 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 ज़ीरो गया, और 120 जो है वो 24 पे जाता है, ये 25 पे जाएगा, ठीक है। और फिर 24 का हम 96 बना के अगर इसको सॉल्व कर लें तो 2809, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर कुछ 2697 रुपीज़ आएगा, ठीक है। आएगा तो पॉइंट में, पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो राउंड ऑफ में ले लेना। ठीक है, तो 2696.64 आएगा, जिसको आप लोग बोल सकते हैं 2697 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी कर सकता था कोई चाहता कि सर मैं तो ना अमाउंट सीधा प्रिंसिपल वाले फॉर्मूला से निकालूंगा, तो निकाल ले भाई। पहले साल 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 + 8/100, या फिर कोई कहे कि सर 1 + R/100 होता है, तो भाई बात एक ही है। अगली बार तो मैं सीधा 108/100 लिखूँगा, फिर मैं 105/100 करूँगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले उसमें भी करा था, ठीक है। पहले क्या दिया था, पहले जब हमने किया था तब लिखा था कि BD बाइसेक्ट AC। अब की बार बोला कि BD इज बाइसेक्टेड बाय AC, मतलब AC ने BD को बाइसेक्ट किया। तो आपने देखा कि यार सर्कल बना लिया, फिर आपने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल भी बना लिया। आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया तो आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि जो AC है ना वो BD को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बाइसेक्ट हो गई, मतलब ये वाली लाइन इसके आजू बाजू का मल्टीप्लिकेशन, मतलब AB × BC, और ये वाली लाइन के आजू बाजू का मल्टीप्लिकेशन मतलब AD × DC। अब आप सॉल्व कर लो, AB दिया हुआ है आपको, BC तो आपको निकालना है, फिर AD भी दिया हुआ है, फिर DC भी दिया हुआ है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो सॉल्व करके आपकी 19 और यहाँ पे 16.5, और जब आप फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो, पहली बात तो ये आपकी 11 पे जा रही है, ये 15 पे गई और ये 18 पे गई, ठीक है। और फिर ये 5 पे गई और ये 6 पे गई, 66/5 आ गया। 66/5 को आप लोग क्या बोलेंगे, 132/10, मतलब 13.2 आ जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। इन सेंटर का नहीं, एक्स सेंटर का क्वेश्चन आया। देखो पिछली बार आपसे जो क्वेश्चन आपको सेशन में कराए थे उसमें आपको CPO के जो सेशन कराए थे उसमें आपको एक्स सेंटर के सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो ये वाले में क्या था, पहले आपको क्या देता था, डायरेक्ट एंगल A दे देता था। अब की बार आपको B और C दिया है ताकि आप पहले एंगल A निकालो। तो एंगल A जब आप निकालोगे तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, एंगल A जब आप निकालोगे तो एंगल A 80 डिग्री आ जाएगा। फिर बोला है कि ट्रायंगल ABC की AB और AC साइड को D और E रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस किया। फिर DBC जो एंगल था, ठीक है, DBC, ठीक, तो DBC मतलब ये वाला एंगल, इसको बाइसेक्ट, और जो एंगल BCE था, ठीक है, तो एंगल जो BCE था फिर इसको बाइसेक्ट किया। तो आपने देखा कि इस एंगल को बाइसेक्ट किया, अब ये एक्स सेंटर बन गया। तो एक्स सेंटर का फॉर्मूला होता है क्या, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, और यही आपसे पूछा है कि एंगल BFC की वैल्यू बताइए, ठीक है। A कितना माना हमने, 80 माना, तो A/2 कितना हो जाएगा, 40, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 sin² थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू 13। आप लोग पहले तो वैल्यू ट्राई करेंगे, आप देखेंगे 30, 45, 60 रखनी कौन सी है। आप 60 वैल्यू रख सकते हैं, 45 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 13 है, मतलब इंटीजर है, तो आप √2 को कहाँ संभालते फिरोगे। फिर आप देखो कि अगर आप 30 रख दें वैल्यू तो भी पॉसिबल नहीं है। 30 रखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2, कैसे संभालोगे। आप 60 रखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ से तो आ जाएगा 5 × 3/4 क्योंकि √3/2 का स्क्वायर हो गया, और 14 × 1/2 क्योंकि cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये लिखा है 7 और ये कितना है 15/4। 15/4 और 7 को जोड़ के कभी भी 13 नहीं आ सकता, मतलब
30 भी नहीं रखी जाती, 45 भी नहीं रखी जाती, 60 भी नहीं रखी जाती। तो अब आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बनाना आसान है, कॉस थीटा को साइन थीटा में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करें। फिर आपने देखा कि 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 13। तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपके पास माइनस 14 कॉस थीटा जितना कितना आ जाएगा, 13 में से 5 गए 8। अब 5 8 जा कितना हो गया 40, 40 मतलब 10 और 4। तो आपने देखा 5 कॉस स्क्वायर थीटा 10 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 8। तो एक तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी कॉस थीटा की 4/5, ठीक है। दो तो वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो आपको पता है ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 आ गया। आपसे पूछा गया सेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू बताइए। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा ही हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और टेन थीटा जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, और कोसेक जो है 5/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 12 ऊपर कितना आ गया 15 प्लस 16, नीचे भी 12 कितना आ गया 20 प्लस 9 29, 31/29 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया पर्सन बाय 5 टेबल और 9 चेयर इतने रुपए की, ही सेल द टेबल 10% प्रॉफिट, चेयर जो है 20% प्रॉफिट पे बेचे। पहली बात तो आप देखेंगे कि टोटल सेलिंग प्राइस है कितना, इतना, टोटल सेलिंग प्राइस है इतना, इसका 10% कितना आ जाएगा। आपने देखा इसका जो 10% है वो 1540 आ जाएगा। मतलब जो टेबल है वो कितना प्राइस हो जाएगा 1540। मतलब टेबल पे उसने कितना लाभ कमाया 15400 का 10% अगर आप कर दोगे तो 1540 आ जाएगा। आपने देखा चेयर पे कितना कमाया, चेयर पे कमाया उसने 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा 15400 का 20% जो होगा वो 3080 हो जाएगा, ठीक है। और वो बोलता है कि अगर टोटल प्रॉफिट देखें सेलिंग ऑल द टेबल और चेयर, आपने देखा टेबल और चेयर का जब अलग अलग प्रॉफिट की बात कर रहे थे अलग अलग लिख लिया। अब जब टोटल प्रॉफिट जो टेबल और चेयर दोनों को बेच के आया वो यहाँ लिख लिया हमने। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया 1000 और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 540। अब आपने देखा कि टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट पे हमने एलिगेशन लगाया, हमने कॉस्ट प्राइस का रेशो पाया कितना है 1000 रेशो 540। अब आप इसको आगे सॉल्व ना करें, आप देखें कि इन दोनों को जोड़ के टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस का रेशो अगर आप जोड़े तो कितना आ गया 1540। 1540 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 15400। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू जो है आपके पास 10 आ जाएगी। तो 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 की वैल्यू आपके पास 10,000 आ गई। मतलब जो टोटल टेबल खरीदे गए हैं वो कितने के खरीदे गए हैं 10,000 के, और जो टोटल चेयर खरीदी गई हैं वो कितने की खरीदी गई हैं 5400 की। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स। 9 चेयर का कॉस्ट प्राइस आपको पता है कितना है 5400, तो एक चेयर का कितना हो जाएगा 600, 3 चेयर का आपसे पूछा है कितना हो जाएगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है वैल्यू डालनी है, खुद से कर लेना, ट्राई कर लेना। सबकी वैल्यू पता है, sin 30 की पता है, cot 45 की पता है, sec 30 की पता है, tan 60 की पता है, cosec 30 की पता है, tan 30 की पता है, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। आपको बोला गया क्या, ये भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। क्वेश्चन में बोला है 2x + 1 x + 2 2 और 5 जो है प्रोपोर्शन में है, मतलब 2x + 1/x + 2 = 2/5 है। तो आप लोग सॉल्व करें 10x 5 2x 4, तो x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है -1/8 आ जाएगी आपके पास। अब आपको बोला है कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताएं, मतलब 3.5 × 1 - x, -x मतलब माइनस ऑफ -1/8, तो ये कितना हो गया 3.5 × 9/8। एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर आपके पास क्या हो गया, दूसरा नंबर आपके पास हो गया 8 1 + x, x कितना है -1/8 तो 7/8, तो ये कितना हो गया 7 हो गया। अब आपसे इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो आप लोग क्या करें, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर बचा कितना 7 बचा, सॉल्व कर लो। आपने देखा कि 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2, 9/8,
7। आपने देखा 9 का अगर मैं बाहर निकालूँ अंडर रूट करके 3 आ जाएगा, 7 7 2 बार है तो एक बार 7, नीचे क्या आएगा 16, 4 आ जाएगा, तो 21/4 आपका आंसर आ गया। अब 21/4 को आप लोग क्या बोलेंगे, 5.25। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप लोग तैयारी में रहें कि ये क्वेश्चन आपको आने का चांसेस है। ठीक है, तो आप इसको खोल लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, नीचे x, और इसको खोल लेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy आपको दिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आ गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके अब डिवाइडेड बाय इतना, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय कर दें, ऊपर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर दें, और वाई क्यूब क्यों करें, आप लोग पूरा लिखें ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर आपको एक स्टेप और लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, और अगर आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो कितना हो जाएगा, प्लस xy। और आपको पता है कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब यहाँ से 2x आने वाला है, फिर 2y आने वाला है, और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करो, लो x माइनस वाई से x माइनस वाई गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई गया, ठां 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 ठां, आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। सभी का आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत आसान था। देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x होता है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, ये चीज़ सबको पता होगी, और जिसको नहीं पता वो यहाँ से समझ ले कैसे, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब इसमें आप लगा के देखेंगे क्या, कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे क्या, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना दिया हुआ है, x/y, तो आपको पता चल गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना, y/x। अब आप इसको सॉल्व कर लें, क्या करें, ऐड कर दें, ऐड करके आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेक थीटा और यहाँ पे y/x प्लस x/y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, xy, और सेक थीटा नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। आपसे पूछा गया साइन थीटा पूछा, आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और नीचे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहली बात तो नीचे अगर हाइपोटेन्यूज आएगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अब आप देखो तो ये जो लिखा हुआ है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है, मतलब 2xy बेस आया है बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, आपको साइन थीटा निकालना है, मतलब पूरा भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है सोनू सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, आपने मान लिया कि सेव करता है वो कितना, 15%। आपने क्या किया, सेविंग उसकी 15 मान ली, एक्सपेंडिचर उसका 85 होगा, और इनकम कितनी हो जाएगी उसकी 100। लेट कर लिया आपने। ठीक है, आप क्या करो, एक 0 फालतू लेट कर लो। आपने क्या देखा, 15% अपनी इनकम का क्या करता है, सोनू सेव करता है। तो आपने देखा कि 15% अगर इनकम का सेव कर रहा है तो 85% उसका खर्चा होगा, क्योंकि टोटल इनकम जो है 100% है, जिसमें से 15 सेव कर दिया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 85%। तो आपने क्या किया कि 85% काट दिया, ऐसे भी काट दिया, 100% भी काट दिया। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करके इनकम आता है, तो हमने क्या किया, 85 की जगह 850 मान लिया, 15 की जगह 150 मान लिया, और इनकम की जगह हमने 100 की जगह कितना मान लिया, 1000। क्वेश्चन में बोला है कि
हर इनकम जो है इंक्रीज बाय कितना 20%, मतलब उसकी इनकम जो है 20% इंक्रीज हो गई। तो आपने देखा कि 20% अगर मैं इसका इंक्रीमेंट देखूं तो कितना हो जाएगा 200। तो आपने देखा 200 तो इनकम में इजाफा हुआ। सेविंग जो है वो सेम अमाउंट है जितनी पहले, मतलब सेविंग जितनी पहले थी उतनी ही अब है। तो आपने देखा कि 200 क्या बढ़ा है, 200 बढ़ी है इनकम, सेविंग उतने की उतनी है। तो आपने देखा कि सेविंग तो है, कुछ भी नहीं बढ़ी, तो क्या बढ़ा होगा सारे का सारा, मतलब जो इनकम उसकी बढ़ी है 200, वो सारे के सारी आपकी एक्सपेंडिचर पे जा रही होगी। तो आपने देखा 200 एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इनिशियली एक्सपेंडिचर कितना था 850 इंटू 100 हो जाएगा। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 200 डिवाइड बाय 850, तो आपका नियर अबाउट 23.52% आएगा, जिसको आप 23.5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से भी हो सकता है, और इससे पहले मैंने एलिगेशन से भी कराया था, उससे भी हो सकता है। पर ये वाले को एलिगेशन से मत ट्राई करना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत मतलब इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, उसमें तो बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। एलिगेशन से जब करने बैठेंगे ना तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 माइनस अब 4 प्लस 3, सॉल्व कर लो इसको। तो आपने देखा यहाँ से 4 आ गया, -4 + 5 कितना 1, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 9 हो जाएगा यहाँ पे, -8, और फिर इसको डिवाइड करना है आपको 5 से। तो आपने देखा 9 - 8 कितना 1, 1 + 4 5, कट गया, तो आया कितना ऊपर से 6, 7 - 1 6 आ गया। नीचे देखो, नीचे देखेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 4 16, 1/4, 1/4 मतलब 4 में आपको 1/4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 17/4। तो 17/4 × 2 कितना हो जाएगा 17/2, तो 2 डिवाइड बाय 17/2 मतलब 4/17 आ जाएगा यहाँ से। तो 17 85, और 17 छिक कितना होता है, 17 छिक होता है 112। ठीक है, या फिर 51/2 बोलेंगे हम तो 51/2 होता कितना 25 से ही 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन डैम इम्पॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी करके रखना। बोटन स्ट्रीम में भी आपको ये भर भर के क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग बहुत प्रिपेयर रहना। ऐसा क्वेश्चन बोटन स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। देखो प्री में ही क्वेश्चन पूछ रखा है, हम इस क्वेश्चन को बहुत सॉर्टेड वे में सॉल्व करेंगे। कैसे, आपने देखा अप स्ट्रीम अगर 3 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम अगर 5 किलोमीटर जाता है, तो टाइम कितना लगता है, आपने देखा टाइम लगेगा 55 मिनट। फिर आपको बोला गया क्या कि 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा 25 मिनट, जिसको आप क्या बोलेंगे 85 मिनट्स। ठीक है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे क्या कि यार मुझे बताना है कि डाउनस्ट्रीम इतना किलोमीटर कितने टाइम में चला जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल बनाता हूँ। क्यों, आगे देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल बनाना है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, ऊपर 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 12 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा। आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, आपने देखा 220 मिनट लगे। मतलब अगर अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर जाता, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर जाता, तो उसको टाइम कितना लगता 220 मिनट। और अपस्ट्रीम अगर 12 किलोमीटर जाता, डाउनस्ट्रीम 27 किलोमीटर जाता, तो टाइम कितना लगता उसको टाइम लगता फिर 255 मिनट्स। ठीक है, 85 को अगर इससे करेंगे तो हाँ 255 आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा क्या कि मैं दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेता हूँ। आपने देखा डिफरेंस कितना आ गया, 12 और 12 किलोमीटर का डिफरेंस जो है, मतलब अपस्ट्रीम का मैंने 12 और 12 का डिफरेंस लिया, तो कितना आ गया, आपने देखा 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों को काटा 0 आ गया। तो आपने देखा 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम का डिफरेंस आ गया, 7 किलोमीटर जो है वो डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस आ गया। मतलब यहाँ 20 और 27 का मैंने डिफरेंस किया, जो कि डाउनस्ट्रीम का लेंथ है। आपने डिस्टेंस जो है डाउनस्ट्रीम का जब डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 7 किलोमीटर। टाइमिंग का डिफरेंस देखा तो कितना आ गया 35 मिनट। मतलब 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो 35 मिनट में जा रहा है, तो 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो कितने टाइम में जाएगा 5 मिनट में। आपसे पूछा है
कि 43.2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में जाएगा। हमने इसीलिए अपस्ट्रीम को एलिमिनेट किया, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम या 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना टाइम में जा रहा है। आपने डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस टाइम के हिसाब से इक्वेट कर लिया, फिर आपको पता चल गया कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, तो 3.2 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रैवल कर लेगा? 216 मिनट में। 216 जो मिनट होते हैं अगर उसको आर में चेंज करें आप लोग तो आप देखेंगे 3.6 घंटे होते हैं। मतलब ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला इन ट्रायंगल ABC एंगल ए जो है वो कितना है? 90 डिग्री। आप सॉल्व कर लें, एक सेकेंड, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एंगल ए 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो कोई बात नहीं। अब आपको क्या बोला है कि M जो है वो मिड पॉइंट है BC का, मतलब ये B, ये C और ये A। तो M जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है। आपने क्या किया? मिड पॉइंट के साथ जोड़ दिया। मैं आपको सेशन CPO वाले में भी बता चुका हूँ क्या कि M अगर मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का होता है वो राइट एंगल का सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर को अगर आप वर्टिसेस से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगी? सरकम रेडियस आ जाएगी। सरकम रेडियस जो होगी वो आधी हो जाएगी किसके? BC साइड के। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि AM की जो वैल्यू आएगी वो BC/2 आ जाएगी, ठीक है। तो BC/2 आपने देखा कि AB दे रखा 7, AC दे रखा है 24, तो BC कितना हो गया? आपने देखा BC हो जाएगा 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो AM की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 25/2 सेंटीमीटर। अभी आपको पूछा है AD और AM का रेशो बताओ। D इज द पॉइंट ऑन BC बोला हुआ है। आप क्या करें, अलग अलग फिगर बना लेना, थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। हमने जब M की बात करी तो हमने अलग फिगर में कर दी, अब हम D की बात करेंगे तो हम अलग में कर देंगे। क्वेश्चन बोला D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD जो है परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको पता है AB की लेंथ 7, 24, 25। आपको बताया होगा क्या कि अगर आपको AD परपेंडिकुलर दिया जाए किस पे? हाइपोटेन्यूज पे। तो AD की जब आपको लेंथ निकालनी है तो आप क्या करेंगे? AB इंटू AC, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने देखा कितना आ जाएगा? 24 इंटू 7 बाय 25 आ जाएगा। रेशो पूछा है आपसे AD रेशो AM, तो आपने देखा AD तो इतना आ गया, AM इतना आ गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड से तो 625 आ रहा है, क्योंकि कटने घटाने वाला तो कुछ है ही नहीं साहब। और 14 को अगर आप 24 से करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 56, 336, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC है, सर्कल ड्रॉ किया गया थ्रू B टचेज AC। देखो आपने देखा ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और फिर बोला गया कि a circle drawn through B touches AC at D, intersect AB at point P. If D is the midpoint of AC and AP equal to 2.5 centimeter, find AB. AB पूछा है आपसे, तो आपको B पॉइंट पे, मतलब आपको B पॉइंट से क्या करना है? आपको B पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपने देखा कि B पॉइंट से अगर मैं, मतलब सर्कल जो B से होके गुजरना चाहिए, थ्रू B, अ सर्कल ड्रॉ थ्रू B, मतलब B से होता हुआ गुजरना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि AC को DP टच कर रहा है, तो आपने कुछ ऐसा सर्कल बना लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये पॉइंट क्या है? D, और ये जो है मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो आपने देखा AD जो है DC के इक्वल हो जाएगा, और AB को जो सर्कल है वो किस पे टच कर रहा है? AB को सर्कल टच कर रहा है किस पे? पॉइंट P पे। तो आप अगर देखें कि ये टेंजेंट सीकेंट की प्रॉपर्टी अगर मैं इस पे लगा दूं, पहली बात तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसका एक रिजल्ट, अभी तो सिर्फ आप इतना ध्यान दें क्या कि अगर मैं इस पे टेंजेंट सीकेंट की प्रॉपर्टी लगा दूं, आपको पता है AD जो है सर्कल को छू रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया। तो आपको पता चल गया कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू AP इंटू AB, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको AB इक्वल टू AC दिया हुआ है,
ठीक है। और ए सी जो है आपको पता है डी जो है मिड पॉइंट है, तो ए सी जो होगा वो क्या हो जाएगा 2AD या फिर 2CD भी बोल सकते हैं। तो आपने क्या किया कि ए बी को 2AD पुट कर दिया, आपने क्या किया ए बी को 2AD पुट कर दिया। तो आपने यहाँ से देखा ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5, यहाँ से कितना आ गया 2AD और AD का स्क्वायर। अगर मैं देखूँ तो AD एक बार तो कट जाएगा, AD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5, मतलब ये भी 5 तो ये भी 5, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। आपसे ए बी की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी 10, क्यों? क्योंकि आपने देखा ए डी की वैल्यू 5 आ गई, डी सी की 5, तो ए सी कितना आ गया 10 आ गया, और ए सी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू भी जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी ऐसा इक्वेशन आए, जब भी ऐसी इक्वेशन आए आपको बोले क्या ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, सर्कल बी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, मतलब बी पॉइंट से होता हुआ गुजर रहा है सर्कल, ए सी पे टच कर रहा है डी पॉइंट पे, और बोल रहा है इंटरसेक्ट ए बी एट पी, और डी जो है मिड पॉइंट है ए सी का। तो आप ध्यान रखेंगे कंडीशन क्या कि ए पी और पी बी का जो रेशो होगा वो 1:3 रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना आप इस चीज़ को कि ए पी और पी बी का जो रेशो रहने वाला है वो 1:3 रहने वाला है। तो अगर आपको ये चीज़ पता होती पहले, तो आपको पता है कि ए की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 2.5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 2.5 दे रखी, तो 3 की कितनी हो गई 7.5, और अगर मैं ए बी की लेंथ पूछूँ तो 2.5 और 3 7.5 को जोड़ के आप लोग 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट बता सकते थे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सीपीओ में रज के कराए, सीपीओ में आया भी बहुत है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताइए। उससे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। ये आती कहाँ से है, ये आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी सी प्लस सी है, आपको करना पड़ेगा। तो आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना है 3, तो 121 में से 6 गए तो कितना आ गया 115। अब आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको निकालना है। फॉर्मूला किस में आता है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब किस फॉर्मूले में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, किस में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा कि, एक सेकेंड अच्छी तरह लिख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस सी है, तो आपने देखा कि इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी, इसकी हमने निकाल ली, इसकी भी दी हुई है। सॉल्व कर लो, आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए बी सी जो है वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा बार 135, ए प्लस बी प्लस सी कितना 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 115, और फिर ए बी प्लस बी सी, तो मतलब माइनस को अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो -3 हो गया। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 112 2 3 2 1, तो 1232, और 135 का दुगना करूँगा 270, और तिगुना करूँगा तो कितना हो जाएगा 405, घटा दो 405, 27 827, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। देखो पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। अगर किसी को डाउट आता है मुझसे पूछ लेना, मैसेज करके, नंबर मैंने दे दिया आपको पहले ही, तो खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, क्योंकि पिछले सेशन में क्वेश्चन हो चुका है और मस्ट है, आपको ये ट्राई करना ही करना है, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत हैं। क्वेश्चन में दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट। कॉनिकल टेंट है, अब ये इसका बेस है, ये सर्कुलर होता है, सबको पता है कॉन के नीचे जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। इसका आपको सर्कमफ्रेंस दिया, मतलब 2πr की वैल्यू दिया कितनी 66, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 66, 22 × 2, और यहाँ पे कितना 7। तो आपने देखा कि ये गया 33 पे और ये गया 2 और 3 पे, तो 21/2 आपकी रेडियस आ गई, 21/2 आपकी रेडियस आ गई। आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, मतलब टेंट को बनाने के लिए जो तंबू चाहिए वो कितना। आपको पता है ग्राउंड लेवल पे तो तंबू लगता नहीं, उस पर तो गद्दे पीछे होते हैं ना, आप सभी को पता है। जब भी आपने किसी ने ट्रैकिंग वगैरह की होगी, तो जब आप किसी तंबू में रुकते हैं, मतलब कॉनिकल टेंट में जब आप रुकते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जो कैनवस से बना होता है वो गोलाकार में, मतलब गोलाकार नहीं, वो कॉनिकल
आकार में जब बना होता है तो उसी पे ही कैनवस यूज़ हुआ होता है, धरती पे तो हुआ नहीं होता। तो आपको पता चल गया कि जो आपको कैनवस लगानी है वो आपको लेटरल सरफेस एरिया पे लगानी है, मतलब बेस पे नहीं लगानी। तो बेस पे लगानी होती तब तक टोटल सरफेस एरिया पे, अभी बेस पे आपको कैनवस की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो टेंट बनाना है वो आपको लेटरल सरफेस एरिया पे ही बनाना है। तो इसके लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल लो। क्या पता होना चाहिए? पाई आर एल। एल पता होना चाहिए, आपको रेडियस पता है और हाइट पता है। आपको क्या पता है? आपको पता है एक तो रेडियस, मतलब ठीक है, आपको रेडियस की वैल्यू पता है कितनी आ गई, 21/2। आपको हाइट पता है, और हाइट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, सबको पता है। तो हाइट कितनी है? 36। अब आपको एल निकालना है। एल की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपकी एल की वैल्यू कैसे आने वाली है, सॉल्व कर लेते हैं। एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 21/2 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो ये है एल की वैल्यू निकालने का, ठीक है। और दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका भी है इसका। आपने देखा कि 21/2 क्या लिखा हुआ है, बेस, और परपेंडिकुलर जो है, मतलब ये हाइट है, ये रेडियस है, ये कितना है, 36। तो अगर आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों को, अगर आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं 2/3 से, सॉरी एक सेकेंड, देखो मैं इसकी आपको ट्रिक बता के जा रहा हूँ, बहुत अच्छी है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास नया जो बेस और परपेंडिकुलर आया वो आया कितना, 7 और 24, ठीक है। तो आपने देखा 7 बेस, परपेंडिकुलर है 24, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 25। अब पहले क्या किया था आपने, 2/3 से मल्टीप्लाई किया था। अब आप डिवाइड करो 2/3 से, तो आपने देखा कि 2/3 से अब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 75/2, जिसको आप बोलेंगे कितना, 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे निकालने का तरीका है। आप लोग क्या देखें, आप लोग देखेंगे 21/2 को 10.5 बोला जाता है और इसको 36। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आ कितना जाएगा, दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा आपका 7 और 24। फिर हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, 25 आ जाएगा। अब पहले डिवाइड किया हुआ है, अब आपको मल्टीप्लाई भी करना है कि 25 में आपको 1.5 का मल्टीप्लिकेशन भी देना है, ठीक है। तो 37.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया। मैं तो इसी तरीके से निकालता हूँ जब भी सॉल्व करता हूँ ना। और आपको स्लैंट हाइट अगर निकालनी होती है, एल की वैल्यू अगर निकालनी होती है, अब सबको पता है एल जो होता है स्लैंट हाइट होता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। इसको सबको सॉल्व करने से अच्छा आप लोग ऐसे सॉल्व कर लें, ठीक है। रेडियस कितनी है, रेडियस है 21/2 और 75/2, 37.5, एक ही बात है, जैसा मर्जी लिख लें, ठीक है। 33 × 75, 33 × 75/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 137.5 मीटर स्क्वायर। इस वाली शिफ्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या कि ट्रेडर जो है अलाउज अ डिस्काउंट। सबको पता है कि मार्क प्राइस और सीपी का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अगर वो क्या होता है लॉस की बात हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। आपने देखा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तो 106.6% हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कितना है, 6.6 का। और फिर डिस्काउंट दे दिया आपने 18% का, तो आपने देखा 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 82%। ऊपर भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट तो गया। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि एक सेकेंड, ये जाएगा 533 पे, ये जाएगा 410 पे। अब आपसे पूछा है क्या कि कॉस्ट प्राइस से कितना अबव जो है वो मार्क किया था। आपने देखा मार्क प्राइस ये, कॉस्ट प्राइस ये, तो कितना अबव किया हुआ है। आपने देखा कि 3, 2, 1, 123 अबव किया हुआ है। किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कितना है, 410। सॉल्व कर लो, तो 30% अबव जो है मार्क कर रखा था, ठीक है। और जो इसमें आपको पहले बताया मैंने क्या, प्रॉफिट परसेंट मार्क डिस्काउंट MD/100, तो आप इससे भी निकाल सकते थे मार्क की वैल्यू। आपको बोला क्या है कि कितना परसेंट ऊपर मार्क किया, तो मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है। डिस्काउंट दे रखा है 18 D/100, और प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 6.6। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आपकी तब भी वैल्यू आ जाती।
क्वेश्चन में दिया है क्या कि 732 को अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा कितना, 12। अब आपको पता है कि जो x की वैल्यू होगी वो 12 से बड़ी बड़ी होगी। पिछली क्लास में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की क्लास में मैं कुछ अलग मेथड से भी बताने वाला हूँ इसको कि फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो SW पे छोड़ देता। आपने देखा कि रिमाइंडर है 12, मतलब रिमाइंडर है आपके पास 12, तो आपको एक चीज़ समझ आ गई क्या कि नंबर जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 12 होगा। क्यों 12 होगा तभी तो रिमाइंडर, मतलब 12 से बड़ा नंबर होगा तभी तो रिमाइंडर 12 आ पाएगा ना। अब डिवाइड कर रहा हो 8 से, रिमाइंडर 12 थोड़ी निकाल दोगे। तो आपने देखा कि रिमाइंडर आ रहा है 12, तो मतलब 732 से जब डिवाइड कर रहा है रिमाइंडर आ रहा है 12, मतलब 720 से एग्जैक्टली कट रहा है नंबर, मतलब जो नंबर x है वो 720 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो आप देख लो कि 720 के x के कितने नंबर ऐसे आपको बोला है क्या कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर, मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की। आप क्या करें, आप 720 के सारे फैक्टर निकाल लें। आपने निकाले 720 के फैक्टर, आपने देखा कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। आपने देखा ये लिखा हुआ है क्या 8 × 90, तो 90 भी 2 × 45 हो जाएगा। तो आपने देखा 2 की पावर 4, ये कितना हो गया 16, और 16 720 16 और फिर 45 है तो 9 पंजे 9 कितना होता है 3 का स्क्वायर 5। अब नंबर ऑफ फैक्टर सबको पता है कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 4 है, 4 पावर है तो एक ऐड किया 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 की पावर 2 है, 2 में एक ऐड करो 3, मल्टीप्लाई। फिर 5 की पावर 1 है, 1 में एक ऐड करो। सबको पता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं, p+1 q+1 r+1 का मल्टीप्लिकेशन। अगर a की बार p, b की बार q, c की बार r हो और a, b और c जो है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपने देखा 5 × 3 15 दूनी 30, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं 720 के कितने आ गए, 30 आ गए। अब आपको पता है कि नंबर जो है ना वो 12 से बड़ा होना चाहिए, तो आप 12 से नीचे के 720 के सारे फैक्टर देख लो। आपको पता है 720 1 पे जाएगा, 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 6 पे भी जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 9 पे भी चला जाएगा, 10 पे भी चला जाएगा, 11 पे नहीं जाएगा, 12 पे चला जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 12 से नीचे जो नंबर है, मतलब 12 तक जो नंबर है, 0 से लेकर 12 तक जो नंबर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 720 के 30 है, जिसमें से 10 नंबर काट देंगे, 10 फैक्टर काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ये 10 फैक्टर कौन से काटे, जो 12 से छोटे फैक्टर हैं। मतलब अगर रिमाइंडर लाना है तो नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 12 होना चाहिए, तो 12 से छोटे फैक्टर आपने सारे काट दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बोला 5x + 1/3x की वैल्यू 4 दे रखी है, आपसे ये पूछा है। आपने देखा इसको गौर करके कि ये तो कुछ 3x, अगर मैं 9x का स्क्वायर देखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है 3x का होल स्क्वायर, और अगर 25x² देखूँ तो ये लिखा है 5x का होल स्क्वायर। मतलब 5x + 1/3x दिया हुआ है और बोला क्या है कि 3x + 1/5x का कुछ पूछा है। तो आप सबसे पहला और सबसे शॉर्टेस्ट वे है क्वेश्चन करने का, आप क्वेश्चन में इसी फॉर्म में बना लो। किस फॉर्म में, 3x + 1/5x। 3x + 1/5x फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कर दो, आपने पहले नंबर को किया तो ये आ गया, दूसरे नंबर को किया तो ये आ गया, और तीसरे नंबर को करोगे तो 12/5 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसका स्क्वायर कर दो, आपने इसका स्क्वायर करा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आपने देखा 9x² आ गया प्लस 1/25x², और फिर आपको पता है कि 2 × 3x/5x। क्या किया मैंने, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। आपने देखा है कि 144/25 हो जाएगा इधर, और फिर ये इधर चला जाएगा, ये कितना 6/5, 6/5 है ये, तो ये 30/25 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 9x² + 1/25x² की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 144/25 - 6/5 है, तो इसको हम लोग 30/25 भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा 114/25 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत किया हम लोगों ने, सीपीओ में बहुत आया है, रज रज के आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस इसकी ट्राई कर लेना। नहीं समझ आता पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से भी करना, बेसिक से करना कर लेना, पर ट्रिक से मस्ट ट्राई करना अब इस क्वेश्चन को। DI आ गई। अब क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ
द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी इन अप्रैल, मई एंड जून इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन फेब्रवरी एंड अप्रैल। आपने देखा फेब्रवरी में कितना कंप्यूटर सोल्ड हुआ, आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का जोड़ देखूं तो 190 आ गया, इन दोनों का जोड़ देखूं तो 210 आ गया, टोटल जोड़ के कितना आ गया 400। मतलब टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो सोल्ड हुए हैं फरवरी और अप्रैल में वो कितने हुए हैं, फरवरी में तो हो गए 400, अप्रैल में कितने हुए, अप्रैल में हो जाएंगे 108, 97 अगर जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 205 और 195, 400 इसमें हो गए। मतलब फरवरी और अप्रैल में जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर बिके हैं वो कितने बिके हैं सभी डीलर्स के द्वारा 800। अब पूछा है कि इसका कितना परसेंट है जो डीलर बी ने अप्रैल, मई और जून में कंप्यूटर बेचे हैं। आपने देखा डीलर बी है, अप्रैल, मई और जून में इसने कितने बेच दिए, आपने देखा 97 को 199 हो गया, 199 और 108 कितना हो जाएगा 307 इंटू 100%। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 307/8 लिखा हुआ है, तो इसको हम 38 सही 3/8 बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द नंबर ऑफ मंथ इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी वॉज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर सी ओवर द 6th मंथ। आप पहले तो देख लो डीलर सी ने टोटल बेचे कितने, 199, 299, 398, 498 और 600। टोटल बेचे कितने उसने 6 मंथ में 600, और एवरेज बताना है, एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो 6 मंथ में 600 बेचे, तो आपने देखा कि एवरेज कितना आ गया 100, मतलब एवरेज आ गया कितना 100 कंप्यूटर। अब बोला है क्या कि डीलर बी के द नंबर ऑफ मंथ इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी वॉज लेस देन, मतलब 100 से कम कितने महीनों में बिके हैं किसके, डीलर बी के। तो आपने देखा 4 महीनों में बिके हैं 100 से कम, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए इन फेब्रवरी, अप्रैल एंड मई टू द टोटल नंबर ऑफ डी ने मार्च में, मई में और जून में। तो आपने देखा 94 को अगर मैं इससे जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास 202, 202 को अगर मैं इससे जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, एक तो 300 आ गया, और अगर मैं इसको जोड़ूँ 90 और ये हो गया 180, 270 हो गया, तो 10:9 आ जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोला था टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर ए फ्रॉम फेब्रवरी टू जून, मतलब डीलर ए ने फरवरी से लेके जून तक जितने बेचे इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर इन जून, मतलब जून में जितने बिके उससे कितने ज़्यादा बेचे ए ने फरवरी से लेके जून तक। तो आपने देखा पहली बात तो जून में कितने बिके हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे यहाँ से कि 108 और 110 कितना हो गया, 108 और 102 कितना हो गया 210, और 210 में अगर आप 186 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 396। ठीक है, तो यहाँ से तो आ गया आपका 396, और इसने कितने बेच दिए 94 में 85 अगर आप ऐड करो तो 179 में 108 अगर आप ऐड करो तो 285 में 98, और 95 अगर आप ऐड करो तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ए ने फरवरी से लेके जून तक 480 कंप्यूटर बेच दिए, और जून महीने में चारों डीलर ने कितने बेचे 396। अब ये पूछा है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, मतलब 480 396 से कितना परसेंट ज़्यादा है, माइनस कर दो। आपने माइनस किया तो आपने देखा यहाँ से इन दोनों को माइनस करके आ कितना जाएगा 4, एक तो 4 आ गया आपके पास, और दूसरा कितना आ जाएगा 7 में से 8 आ गया। ठीक है, 84, और फिर जून पे ही देखना है आपने, जून बाद में दिया हुआ है आपको ऑल द डीलर्स, जून में देखना है सभी डीलर ने कितने कंप्यूटर बेचे 396, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 100%। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है 21.2% आ जाएगा, मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग 4 मार्च के मतलब 4 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 आई थी उसके CGL 2019 के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो। लास्ट टाइम चल रहा है, 20-25 दिन रह गए आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो
बेस्ट वे है रिवीजन करने का कि मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लो, ताकि आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी का पता चल जाए। कमेंट कर देना, प्रीशियस रिव्यूज़ फॉलो कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।